हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज़ है, या आप लोग ध्यान रखिएगा, इग्नू सीरीज़ है ये। और चूँकि आप लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि ESO 11 जो है, ESO 11 ये जो है वो बुक का नाम है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, समाज का अध्ययन, ये बुक का नाम है। और ये आप लोगों को 8 यूनिट में ये बुक मिलेगी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। मीन्स जो ये ESO 11 है, ये समाजशास्त्र की एक बुक है जिसका टॉपिक है या जिसका नाम है समाज का अध्ययन। और ये जो समाज का अध्ययन ESO 11 है, ये 8 पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि इसकी 8 किताबें हैं, जिसमें से पहली किताब जो है उस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बुक जो है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये है समाज शास्त्र को समझना। चूँकि जो पहली बार अगर कोई समाजशास्त्र को पढ़ रहा है तो आखिर में समाजशास्त्र होता क्या है, एटलीस्ट उसके जो की टर्म हैं, बेसिक हमको समाजशास्त्र में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, इसका ओवरव्यू एक यहाँ पे दिया गया है इस किताब में। समाजशास्त्र को समझना, ये पहली बुक है इसकी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि इसको हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कंटेंट को कुछ खास तरीके से आप लोगों को पता है कि बेसिक है, चूँकि तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सिंपली जैसे कि आप लोग देखेंगे, मैं इसको पढ़ के कुछ कुछ समझाती जाऊँगी, जिससे कि अगर आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम हों तो वो भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, या फिर इसमें जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड MCQ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मैं आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करती जाऊंगी, क्योंकि लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे सेम कंटेंट को बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो है समाजशास्त्र क्या है। सबसे पहले यही बात आएगी कि आखिर में हम समाजशास्त्र तो पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन आखिर में समाजशास्त्र है क्या। तो पहला क्वेश्चन यही निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि समाजशास्त्र की जो परिभाषा है वो सामाजिक जीवन, जो एक सामाजिक जीवन होता है, जीवन तो सबका होता है, लेकिन जो एक सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, विभिन्न समूहों के परस्पर संबंधों, कैसे विभिन्न जो समूह होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग होते हैं, मान लेते हैं कि ये अलग अलग A ग्रुप है, B ग्रुप है, C ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप के लोग जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, या एक दूसरे के अंतर्गत इनके कैसे संबंध होते हैं, इन्हीं के अध्ययन के रूप में हम समाजशास्त्र की व्याख्या कर सकते हैं, या समाजशास्त्र की परिभाषा में ही हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक जीवन, विभिन्न समूहों के परस्पर संबंधों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आई थिंक अभी आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि समाजशास्त्र है क्या। तो ऑलरेडी हम लोग इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को पता है कि जो किस तरीके से सामाजिक व्यवहार होता है, कैसे ग्रुप्स का एक दूसरे से संबंध होता है, इंटरेक्शन होता है, उसी का अध्ययन जो होता है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें भी अब समाजशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत पॉइंट आता है समाज और संस्कृति की संकल्पना। तो समाज क्या है और संस्कृति क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको ये इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हुई, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। समाज आप सभी को पता है, संस्कृति आप सभी को पता है, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, या समाज और संस्कृति को हम किस तरीके से अलग समझ सकते हैं,
ये अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि पता तो सब कुछ होता है लेकिन उसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो समाज को सापेक्षिक रूप से आत्मनिर्भर एवं ऐसा विशाल जनसमूह जो संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखते हैं के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसको समझेंगे हम लोग क्या है। तो समाज क्या होता है, ये मान लेते हैं एक सोसाइटी है या एक समाज है। किसी भी समाज की बात कर सकते हैं, हम अपने समाज की बात कर सकते हैं। तो ये सापेक्षिक रूप से आत्मनिर्भर होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि समाज जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है, वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, इसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। एम.एल. दुर्खिम ने क्या कहा था कि सोसाइटी जो होती है सुई जनरस होती है, यानी कि उसका उत्पत्ति जो स्वतः हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने उत्पन्न किया है। तो जब उत्पत्ति स्वतः हुई है तो वो आत्मनिर्भर भी होगी। तो जो सोसाइटी होती है या समाज जो होता है वो सापेक्षिक रूप से आत्मनिर्भर होता है। और ऐसा विशाल जनसमूह, इसमें क्या है, आपको बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स ही तो दिखेंगे समाज में। तो ऐसा विशाल जनसमूह जो संस्कृति के माध्यम से, हर समाज का अपना एक कल्चर होता है, तो हर एक समाज की अपनी क्या होती है, संस्कृति होती है। और इस संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ पे कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, ये सब एक दूसरे से कैसे प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं या संपर्क बनाए रखते हैं, इसी को हम समाज कहते हैं। तो आई थिंक कि समाज क्या है अभी क्लियर हो गया होगा। समाज में एक बड़ा जनसमूह होता है जो कि वहाँ की संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, उसी को हम समाज कहते हैं। अब बात आ रही है कि संस्कृति क्या होती है फिर। तो संस्कृति अगर हम मान लें, संस्कृति जो होती है ये सामान्यतः मान लेते हैं कोई समाज है, इसकी संस्कृति की बात हो रही है। ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ और ये बुक आप लोगों के पास है, तो आप लोग कंटेंट को जो है वहाँ से रीड करके और इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के डिमांडिंग आए थे कि ESO 11 को पढ़ना है या आप समझा दीजिए, तो ज़रूर आप लोगों के पास उसकी बुक होगी, या हो सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम देना हो, दिसंबर का टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है। बट अगर जिनके पास कंटेंट नहीं भी है तो उसको हम आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आम बोलचाल की भाषा में, जिससे कि आप लोग चाहिए तो उससे समझ के और अपने भी नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो संस्कृति क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। तो संस्कृति जो होती है वो सामान्यतः क्या होती है, यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, भाषा, विश्वास, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, मान्यता भी कह सकते हैं। तो विश्वास, लक्ष्य, व्यक्तित्व निर्माण मूलक तत्व और अनुभवों के परस्पर आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है। तो भाषा का आदान प्रदान होता है, विश्वासों का होता है, कुछ लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों का होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व निर्माण मूलक तत्व होते हैं, यानी ऐसे तत्व जो जिससे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो हर समाज में पाए जाते हैं। जैसे कि हम एक छोटे से बच्चे को समझाते हैं कि बेटा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, तो ये सारी क्या होते हैं, ये व्यक्तित्व निर्माण मूलक तत्व ही होते हैं। इस तरीके से इन सबको मिला के हम देखें तो संस्कृति कह सकते हैं। तो आई थिंक समाज और संस्कृति दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं, अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे एक रॉबर्ट ए स्टेबिंस का कथन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रॉबर्ट ए
स्टेबिंस, इन्होंने कहा है कि संस्कृति समाज के जीवन का ढंग है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा है, ये कथन है इनका, संस्कृति समाज के जीवन का ढंग है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रॉबर्ट ए स्टेबिंस का कथन है, यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें अगला टॉपिक जो है वो ये है कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ था। तो हालांकि आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ था, लेकिन चूंकि हम लोग ESO 1-1 को पढ़ रहे हैं तो इसको जानना जरूरी है। मैं इसको एक बार पढ़ती जाती हूँ और समझाती जाती हूँ। यूरोप में 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र एक पृथक सामाजिक विज्ञान के रूप में उभरा। ये हम सभी को पता है। यूरोप के फ्रांस में ही ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है और इसका उद्देश्य क्या था। तो समाजशास्त्र क्या करता है, समाज का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति ही इस उद्देश्य की गई थी कि जो उस समय उथल पुथल मची हुई थी यूरोपीय समाज में, उसका अध्ययन करना चाहते थे कौन, ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर और इमाइल दुर्खियाइम के अतिरिक्त अन्य कई समाजशास्त्रियों ने समाज के विचार को अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित करना चाहा था, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। तो सिर्फ ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की नींव तो रख दी, लेकिन समाजशास्त्र को समाजशास्त्र बनाने में बहुत सारे विचारकों का कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है। उन्होंने समाज की समग्र रूप में, जो कि अपने विभिन्न हिस्सों से भी बढ़कर है, की जांच परख की है। अब एमाइल दुर्खिम की बात करें तो उन्होंने क्या किया, समाज को, जहाँ पे हम फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं या मैक्स वेबर की यदि हम बात करें, तो उन्होंने इंडिविजुअल की बात की है कि एक एक जो अलग अलग पर्सन होते हैं उनके विचार अलग होते हैं, तो उसको हमें अलग अलग भी समझना ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे एमाइल दुर्खिम ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूरे समाज का, समग्र का एक साथ अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अलग अलग हिस्से होते हैं, मान लेते हैं समाज की धार्मिक संस्था है, आर्थिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, सारी संस्थाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। तो इन सब से बढ़ के कहीं ये पूरा का पूरा समाज होता है। क्यों? क्योंकि इस समाज के अंतर्गत ही ये सारी की सारी संस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। तो ये समग्र जो होता है, ये छोटे छोटे पार्ट में जो बटे हुए अलग अलग होते हैं, उनसे कहीं बढ़कर होता है। समाज प्रत्येक सदस्यों की क्रियाओं, प्रत्येक सदस्यों की, जो समाज होता है वो प्रत्येक सदस्यों की क्रियाओं, मान्यताओं, मूल्यों और इच्छाओं से भी अधिक है। तो अगर हम प्रत्येक व्यक्ति की मान लेते हैं, कोई क्रिया है, कोई मान्यता है, किसकी, ये एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्रिया है, मान्यता है, या फिर उनके अपने कोई मूल्य हैं, कोई इच्छा है, तो इन सब से बढ़ के समाज कहीं होता है। यानी कि हम कहीं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और जब बात यहाँ पे समग्र समाज की हो रही है, तो यह जटिल और अमूर्त वास्तविकता होती है। फिर भी सभी मानव समाज में यह पाए जाते हैं। जो ये हमें एक जटिल और अमूर्त वास्तविकता समाज की दिखती है, क्योंकि समाज तो हमें दिखाई नहीं देता ना, ये तो लोगों से मिलके बना हुआ है। तो इस तरीके से ये जटिल और अमूर्त भी होता है, लेकिन ये फिर भी सभी मानव समाजों में विद्यमान है या पाया जाता है। समाजशास्त्री सामाजिक व्यवहार के सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि समाजशास्त्री जो होता है वो सामाजिक विज्ञान के ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं।
सामाजिक विज्ञान के सामान्य अध्ययन में रुचि रखता है, ना कि किसी विशिष्ट अध्ययन में। अब जैसे कि राजनीति शास्त्र में हम राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं उसका अध्ययन करते हैं, वहीं पे अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में चूंकि हम पूरे समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी हमें देखने को मिलेंगी, कुछ आर्थिक गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी, कुछ हमें धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ये सारी गतिविधियां देखने को मिलेंगी और जिसका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, अलग अलग समाजशास्त्र का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और कंफ्यूजिंग थोड़ा होता है कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अक्सर करके सोशल वर्क और सोशियोलॉजी इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, बट इन दोनों में कुछ तो बेसिक डिफरेंस है, उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो समाजशास्त्र होता है, ये आप सभी को पता है कि समाज क्या है उसका अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए, या ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, या ऐसे है तो सही नहीं है। ये एक समाजशास्त्र के अध्ययन का पक्ष नहीं होता है, बल्कि समाजशास्त्र समाज क्या है उसका अध्ययन करता है। वहीं पे सामाजिक कार्य की बात करें यदि, तो जो भी कुछ वेलफेयर की समाज में चीज़ें होती हैं, अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो सामाजिक कार्य में हम देखेंगे कि जो सामाजिक सुविधाओं से वंचित लोग होते हैं, जिनको जो सामाजिक सुविधाएं मिलनी चाहिए और वो उन्हें नहीं मिल रही हैं, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं, तो इनके उत्थान के लिए क्या क्या कदम होने चाहिए, क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो ये सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य में ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, समाजशास्त्र की परिभाषा को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और समूहों के परस्पर संबंधों का तथा सामाजिक व्यवहार का अध्ययन होता है। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, सामाजिक समूह क्या होता है, सोशल ग्रुप। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सामाजिक समूह क्या है, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सामाजिक समूह, जिसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। ओके, तो जिस तरह से प्रत्येक मानव समाज में जन्म लेता है, ये हम सभी को पता है, उसी तरह से सामाजिक जीवन जो होता है वह हर जगह छोटे अथवा बड़े समूहों में बटा होता है। तो कोई भी अगर हम समाज को देख लें तो छोटे छोटे ग्रुप्स या फिर कोई बड़ा सा ग्रुप्स इसमें वो बटा हुआ होता है। समूह शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। एक समूह ऐसा हो सकता है जो खेल देख रहा हो। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे खेल चल रहा है, कोई खेल चल रहा है, तो एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जो इस खेल को देख रहा हो, तो ये भी हो सकता है। और एक ऐसे भी लोगों का समूह हो सकता है जो सड़क पार कर रहे हो, तो वो भी एक ग्रुप है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो खेल देख रहा है, या जो लोग सड़क पार कर रहे हैं, या फिर कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका भी अपना एक ग्रुप है। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो समूह है उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। समाजशास्त्र का मूल संबंध जो है वो क्या है, वो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार से है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि समाजशास्त्र में सामाजिक टर्म जरूर आएगा, चाहे वो सामाजिक संबंधों की बात हो, सामाजिक व्यवहार की बात हो, सामाजिक क्रिया की बात हो, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं।
इसलिए ये भी होता है कि लोग एक दूसरे से आखिर में व्यवहार कैसे करते हैं। जब बात सामाजिक व्यवहार की आ रही है तो सामाजिक व्यवहार में ये नॉर्मल सी बात है कि एक दूसरे से लोग कैसे व्यवहार करते हैं, हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। और पारस्परिक व्यवहार समूहों में ही संभव होता है, क्योंकि अगर हम बात करें व्यवहार करने की, या दो लोग किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कोई एक अकेले तो दो लोगों से इंटरेक्ट हो नहीं पाएगा। एक अकेला है तो वो अकेला ही है, इसलिए उसको कोई ए को बी पर्सन चाहिए या बी को ए पर्सन चाहिए इंटरेक्शन करने के लिए, या फिर एक अंतःक्रिया करने के लिए। तो पारस्परिक व्यवहार जो होता है वो समूहों में ही संभव होता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि समूह का अध्ययन हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत करना जरूरी है, क्योंकि हमें जब सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना है तो हमें समूह का अध्ययन भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब सामाजिक समूह में निम्न बातें सम्मिलित होती हैं, तो ये भी हमें देखना होगा। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है। अब सामाजिक समूह में क्या होता है, तो सामाजिक समूह में पहला तो ये हो जाएगा कि व्यक्तियों का एक समूह होता है। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि एक ही नमूने के परस्पर संबंध, या ये कह सकते हैं कि एक ही तरीके के विश्वास, मूल्य, आदर्श पर आधारित सामाजिक संबंधों में नियमितता होनी चाहिए। तो इसमें हमको क्या दिखेगी, एक ही जैसे मूल्य, विश्वास, परंपरा के लोगों की संबंधों की नियमितता हमें देखने को मिलती है। और ये परस्पर संबंध जो होते हैं वो हमें लगातार बने रहें, यानी कि ऐसा नहीं कि एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमें दिखेगा कि ये लगातार बने रहते हैं। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम लोग डिस्कस किए। समूहों का निर्माण कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। तो ये हम सभी को पता है कि अगर समूह ना हो तो कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। मूल आवश्यकता जीवित रहने की है। तो किसी की मूल आवश्यकता क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए जीवित रहना होता है। समूह का एक उदाहरण परिवार है, जैसे कि जिसे हमें इस आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलती है कि अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं वो हमारे लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं हो सकता है कि एक अलग अलग व्यक्ति जो है वो सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो इस तरीके से हम परिवार देखेंगे तो परिवार में हमें आर्थिक जो सपोर्ट होता है या भावनात्मक सपोर्ट होता है, हर तरीके का सपोर्ट हमें परिवार में देखने को मिलता है। समूहों के द्वारा ही हमारी अधिकांश ज़रूरतें पूरी होती हैं। हमें समूहों में रहने से अनेक प्रकार की संतुष्टि भी प्राप्त होती है। अतः हमारे लिए किसी समूह का अंग होना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर ये पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में कि समूह क्या है या इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं। किसी भी समूह की मजबूती इस बात पे निर्भर करती है कि उनमें आपसी संपर्क या मिलना जुलना होता है जो वो कितनी बार होता है। मान लीजिए ज़्यादा हम मिलेंगे तो हमारा भावनात्मक जुड़ाव जो होता है वो ज़्यादा होता है, या लगाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। और इस तरीके से पता चलता है कि हमारा जो समूह का संबंध है, आपसी संबंध है, वो काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों ये हम लोग कुछ टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस किए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सामाजिक समूहों के जो प्रकार हैं उसमें प्राथमिक समूह, गौड़ समूह, इसके बाद से समाजशास्त्र के मुख्य विषय में हम ये कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि समाजशास्त्र और विज्ञान में क्या बेसिक डिफरेंस है। फिर उसके बाद से हम लोग समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्य जो हैं उनमें, जैसे कि मैंने बताया था, अगस्ट काम्टे, एमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी दिया गया है। तो बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे साथी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो
टॉपिक है वो आप लोग समझ लेंगे, तो इससे क्या होता है कि बहुत बार जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है वो नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस जो ESO 1 की सीरीज़ है, 1 की सीरीज़ है, चूँकि ऑलरेडी हम लोग सारे कंटेंट इस पे हम लोग रिटन वे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए हम लोग जस्ट इसको एक मैं आसानी से समझाती जाऊंगी और आप लोग समझते जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोगों को हालांकि हर चीज़ें पता है, तो जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ हेल्प होता है, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।